हाय गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी राइटर और नरेटर दीक्षा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है दीक्षा नोवा स्टोरी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं द डेविल प्रिंसेस का नेक्स्ट एपिसोड। त्रिशम रेडी होकर नीचे आते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है यशी और अपनी मॉम के ऊपर, जो कि सोफे पर बैठ कर कुछ बातें कर रही थी। वो कहते हैं, यशी हाँ तैयार हो जाओ, हमें शॉपिंग पे जाना है। यशी, शॉपिंग पे? पर मुझे नहीं है किसी चीज़ की ज़रूरत, मेरे पास हर चीज़ है और मेरा वार्डरोब भी भरा हुआ है कपड़ों से। शादी की शॉपिंग पर? किसकी शादी? त्रिशम कुछ बोलते नहीं और बाहर निकल जाते हैं। यशी उन्हें आवाज़ देती रह जाती है पर वो कुछ बोलते ही नहीं है। त्रिशम की मॉम कहती है, चली जाओ बेटा, वैसे पति के पैसे खर्च करने चाहिए। कैसे तो ये टाइम नहीं रहा तुम्हें, वरना इसके पास तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। कैसे खुद कहा इसने कि शॉपिंग पे चलो, और अगर ये कह रहा है खुद और ये खुद कोई काम कर रहा है तो करने दो। वैसे तो इसके पास टाइम नहीं रहता है और पति का पैसा खर्च करना चाहिए। आफ्टर कमा किसके लिए रहा है ये? पति का पैसा खर्च करने से पति को मोटिवेशन मिलता है। यशी, व्हाट मोटिवेशन? किस चीज़ का मोटिवेशन? पैसे कमाने का? अरे पत्नियां पैसे खर्च करेंगी, ज्वेलरीज लेंगी, कपड़े खरीदेंगी, तब तो उनके पैसे कम होंगे। तब पतियों को लगेगा कि उनके पास पैसों की कमी है, इसलिए वो और काम करेंगे और अमीर होते जाएंगे। अच्छा, माँ अभी बहुत ही फ़नी बातें करती है। ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा ही होता है। जाओ जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ और अच्छे से तैयार हो ना, हो सकता है ये शॉपिंग डेट हो जाए तुम लोग की। यशी तो बोल ही नहीं पाती कुछ, क्यों? अब वो क्या बोलती इस बात पे? वो उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी ऐसी बातें करने, अपनी सासू मॉम से ऐसी बातें करने में। यशी, माँ अभी ना ऐसी नहीं, बस वो नॉर्मल शॉपिंग पर जा रहे होंगे, हो सकता है उनके किसी फ्रेंड की शादी हो। अरे हाँ बाबा, जाओ तो पहले पता चल जाएगा सब। जाओ। यशी भी तैयार होने के लिए चली जाती है। कुछ देर में यशी तैयार होकर नीचे आती है। त्रिशम की मॉम उसकी बहुत सारी नज़रें उतारती है और उसे प्यार से बाहर भेजती हैं। वो जाकर कार में बैठ जाती है। त्रिशम तो देखती रह गए थे यशी को। यशी ने अभी एक पतली सी स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और उसका ब्लाउज स्लीवलेस था, जिसके वजह से वो साड़ी यशी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यशी ने भी कोई मेकअप नहीं किया था, बहुत ही मिनिमल मेकअप था और उसका लिपस्टिक भी बहुत न्यूड लिपस्टिक था। और यशी ने अपने हेयर भी खोल रखे थे, जिसकी वजह से यशी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और त्रिशम यशी को देखते ही रह जाते हैं, पर जब उनके ऊपर यशी की नज़र पड़ती है उससे पहले ही वो नज़रें हटा लेते हैं और आगे साइड देखने लगता है। आज वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। जब यशी उनकी तरफ देखती है तो वो देखती है कि उनके प्यारे पति आगे की तरफ देख रहे हैं। वो भी कुछ बात नहीं करती है उनसे, क्योंकि उसने तभी आवाज़ दिया त्रिशम को और त्रिशम ने उसे इग्नोर कर दिया। उस बात से यशी गुस्सा थी और वो इसलिए इतने प्यार से तैयार हुई थी ताकि त्रिशम की कम से कम नज़र तो जाए उस पर यहाँ ये क्या? त्रिशम तो रोड के बाहर देख रहे हैं, रोड की तरफ कौन है जो इतने गौर से ये रोड की तरफ देख रहे हैं? यशी के मन में यही चल रहा था। अब त्रिशम बाबू क्या बताते, उनको कितनी मुश्किल हो रही थी यशी को देखकर। ऐसे उनका तो मन कर रहा था कि वो क्या ही नहीं कर गुजरे। उनका मन कर रहा था कि वो अपनी वाइफ को छुपा ले सबसे, किसी और की नज़र पड़े ही ना उनकी इतनी प्यारी ब्यूटीफुल वाइफ के ऊपर। कितनी प्यारी वाइफ है उनकी और किसी ने नज़र लगा दिया तो? और इसे भी क्या ज़रूरत थी साड़ी पहनने की, जब ये जानती है कि ये साड़ी में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। तो इसने साड़ी क्यों पहनी? ऊपर से बाल खोल लिए हैं मैडम ने। देखो तो बाहर जाने के नाम से कितना तैयार होकर आई है। तैयार तो नहीं हुई है पर है ही इतनी सुंदर कि बिना तैयार हुई इतनी प्यारी लगती है। क्यों गॉड, इतनी सारी प्रॉब्लम्स कम थी क्या मेरी लाइफ में जो इतनी सुंदर बीवी दे दी मुझे, ताकि मेरा ध्यान इससे हटे ही ना। अब मैं इसे देखूं या कार ड्राइव करूं? अब आप मत कहना अगर मैं आपके पास आ गया तो कि मैं खुद तो आया, अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आया, खुद तो मरा ही, बीवी को भी साथ लेकर मर गया। अब इतनी ब्यूटीफुल वाइफ रहेगी तो किसका मन लगेगा कार ड्राइव करने में? इंसान दिन भर घर ही ना बैठे अपने बीवी को निहारते। त्रिशम के मन में यही चल रहा था और उन्होंने अपनी नज़रें हटा ली थी। अरे उनका ऑरा कम हो जाता भाई, अगर उनकी वाइफ उन्हें अपने आप को ऐसे देखते हुए देख लेती तो वो क्या सोचती इनके बारे में कि कितना ठरकी पति मिला है उन्हें। ये सारी चीज़ें त्रिशम के दिमाग में चल रही थी क्योंकि वो ऐसी बातें बोल दें, ये तो नेचर नहीं था उनका। और उन्हें भी समझ में नहीं आता कि वो ऐसी बातें सोच कैसे रहे, क्योंकि वो ऐसी बातें तो करते नहीं थे। वो हमेशा काम, स्ट्रिक्ट और नॉर्मल रहने वाले इंसान थे, पर हमेशा वो थोड़ा हाइपर ही रहते थे। और
इतनी फ़नी बातें उनके दिमाग में आ कैसे रही हैं। शादी का असर है। शादी के बाद हर वक्त मर्द बदल ही जाता है। ये सब सोचते सोचते त्रिशम जी ड्राइव कर रहे थे। यशी भी 1-2 बार उनकी तरफ देखती है, पर जब वो देखती है कि त्रिशम जी का ध्यान ही नहीं है उसके ऊपर, तो वो ध्यान ही नहीं देती है और कार से बाहर देखने लगती है। अब उनकी वाइफ को कौन बताए, त्रिशम जी की तो नज़रें ही नहीं हट रही थी अपनी वाइफ से। वो कब एक बार सड़क की तरफ देखती है और 2 बार अपनी पत्नी को देखते हैं, पर यशी का ध्यान ही नहीं किया कि त्रिशम उसे इतने प्यार से देख रहे हैं, वरना वो सदके वारे ना जाती है और उसका तैयार होना भी सफल हो जाता है कि अरे कम से कम पति की नज़र तो गई, या नज़र क्या पूरा का पूरा पति ही उस पर आने के बारे में सोच रहा है। कुछ देर में उन दोनों की कार एक बहुत ही बड़े मॉल के सामने रुकती है। यह मॉल इस शहर का सबसे बड़ा मॉल था और ये मॉल सिंघानिया इंडस्ट्री के अंडर में ही आता था। आगे त्रिशम अपनी साइड से उतरते हैं और जाकर यशी के लिए डोर खोलते हैं। यशी उनकी तरफ देखती भी नहीं और उतर कर बाहर निकल जाती है। पर त्रिशम को ये बात थोड़ी सी बुरी लगी थी कि ऐसे कैसे यशी उन्हें इग्नोर कर रही है। अच्छा कोई बात नहीं, करने दो, घर चलने दो, फिर बताता हूँ मैं से कि अपने हस्बैंड को इग्नोर करने की पनिशमेंट क्या होती है। यशी आगे आगे चलने लगती है, उसकी नज़र जाती है कि यहाँ पर तो उसकी पूरी फैमिली है और वो दादाजी के पास जाती है और उसके दिमाग में एक बात आती है, शादी की शॉपिंग, घर में किसकी शादी हो रही है और उसे नहीं पता। मतलब उसे सबसे बाद में पता चल रहा है। उसे थोड़ा बुरा लगता है कि क्या मतलब यशी अब अपने हस्बैंड के घर में गई है तो उसका ये मतलब है कि उसके फैमिली मेम्बर्स उसे भूल जाएंगे और उसे बताए बिना ही किसी की शादी तय कर देंगे और उसे तब पता चलेगा जब शादी की शॉपिंग होने लगी है। इतनी तो दूर नहीं थी वो, उसे कॉल करके भी बता दिया जा सकता था, पर उसे बताया नहीं गया। वो अब दादाजी के पास जाती है और उनसे मिलती है, उनकी गले लगती है। दादाजी कहते हैं, कैसा है मेरा बच्चा? यशी, अच्छी हूँ। अरे इतनी उदास क्यों हो? अब उदास नहीं रहूँगी, मेरा घर, मेरी फैमिली, और मुझे पता ही नहीं कि मेरी फैमिली में, मेरे घर के अंदर क्या क्या चल रहा है। आप लोगों ने किसकी शादी तय कर दी और मुझे आप लोगों ने बताया भी नहीं। अब मेरी शादी हो गई, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप लोग मुझे भूल जाओगे। अरे मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, आप लोग मुझे कॉल कर कर बता सकते थे। दादाजी प्यार से यशी को गले लगाते और कहते, नहीं बच्चा, ऐसी बात नहीं है, और ये सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ और हमने ये सब त्रिशम को बताया था। त्रिशम ने आपको नहीं बताया? नहीं, उन्होंने नहीं बताया। और आप मुझे कॉल नहीं कर सकते थे? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी पोती है, या फिर ये है? हाँ, ये बाद में आते हैं, समझे? मुझसे इनका रिश्ता है, इसलिए आप लोगों का इनसे रिश्ता है। आप लोग मुझे भूल कर इन्हें आप लोगों ने बताया, और इन्होंने मुझे कुछ बताया भी नहीं। इन्होंने बस बताया कि किसी की शादी की शॉपिंग हो रही है, उस पर चलना है। अच्छा, शादी किसकी है? दादाजी कहते हैं, तुम ही जाओ अंदर मिल लो ग्रूम्स और ब्राइड्स से। हाँ, यशी को थोड़ा समझ में नहीं आता है। दादाजी कहते कुछ नहीं, जाओ अंदर। यशी अंदर की तरफ बढ़ जाती है। त्रिशम भी दादाजी से मिलते हैं और त्रिशम और दादाजी भी यशी के पीछे पीछे आ जाते हैं। यशी ब्राइडल सेक्शन में आगे जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर तो तानिया ब्राइडल लहंगा ट्राई कर रही है। एक साइड तानिया और एक साइड कृतिका जी कहती है, देखो तानिया, ये लहंगा मेरे पर कैसा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मुझे साड़ी पहननी चाहिए, मुझ पर लहंगा अच्छा नहीं लगता है। यशी, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? एक सेकंड, किसकी शादी हो रही है? तानिया की। यशी आगे बढ़ती है तो तानिया की नज़र पड़ती है यशी की तरफ। तानिया, अरे यशी, आप अभी आ रही हैं? इतनी सारी अरेंजमेंट हो गई, उसके बाद माना आपकी शादी हो गई है, अब आप अपने पति के घर की ही होकर रह गई है। घर वर नहीं आ रहा है आपको? अब आप बताइए कि मुझ पर ये लहंगा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना? और समझाइए अपनी बुआ जी को, ये समझ ही नहीं रही है। मैं कह रही हूँ कि आगे वरमाला होगी, उसमें आप लहंगा पहन लीजिएगा और शादी में साड़ी पहन लीजिएगा, पर इन्हें लग रहा है कि ये उनकी उम्र हो गई है और इन पर लहंगा अच्छा नहीं लगेगा। बोली, कितनी ब्यूटीफुल बुआ है
और इन पर अच्छा नहीं लगेगा। बोलिए रमन अंकल को कैसा लगेगा? यशी एक सेकंड। रमन अंकल, रमन डैडू, बुआ, शादी? कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर शादी किसकी हो रही है और किसके मैरिज की अरेंजमेंट्स हो रही है और आप लोग किसके लिए लहंगा चुन रहे हैं? वरमाला, साड़ी, क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। कृतिका जी तो थोड़ा शर्मा जाती है और अंदर तक की तरफ चल जाती है। उन्हें बुरा भी लग रहा था कि वो कैसे अपने मुंह से बताएं कि उस यशी की बूढ़ी बुआ की शादी है, वो भी उनके डैडू के साथ। तान्या एक सेकंड, आप इतना हाइपर क्यों हो रही है? क्या हुआ? वही तो कुछ हुआ नहीं है। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे किसकी शादी है और किसकी शादी के लिए तुम लोग शॉपिंग कर रहे हो? मुझे कुछ कोई बताएगा? अब वो भी मुझे ऐसे ले आए और उन्होंने बताया कि बस शादी की शॉपिंग पे जाना है। किसकी शादी पे की शॉपिंग पे जाना है ये तो बताया ही नहीं गया। अब मुझे कोई बताएगा कि मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए और कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो सही तो नहीं। त्रिशम पीछे से जाते हैं और यशी को प्यार से गले लगा लेते हैं। तान्या अब समझाइए आप अपनी बीवी को जीजू, हमसे तो ये हैंडल हो नहीं रही। अब इस आफत को आप ही रखिए। यशी, तान्या तो वहाँ से निकल चुकी थी यशी के आग में घी डालकर। अब वो सारा आग घी सारा त्रिशम के ऊपर फटने वाला था। यशी त्रिशम की तरफ देखती है। आपको तो पता था ना? हाँ, और अभी भी आपको पता है कि किसकी शादी है, तो मुझे बताइए कि किसकी शादी की अरेंजमेंट्स हो रही है और ये सब क्या चल रहा है। त्रिशम पहले यशी को काम करते और प्यार से सोफे पर बैठाते हैं। अभी उस स्टोर पर कोई नहीं था। आफ्टर ऑल सिंघानियाज आए थे शॉपिंग पे, कैसे कोई रहेगा? और कुछ स्टाफ्स थी। त्रिशम उन्हें भी अपने आंखों के इशारे से बाहर जाने को कह जाते हैं। त्रिशम प्यार से यशी के बगल में बैठते हैं और उसे समझाते हैं कि देखो यशी, आई नो मैं अभी तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो तुम्हारे लिए थोड़ा शॉकिंग हुआ, पर आई नो तुम समझदार हो, तुम्हें समझना चाहिए। और तुम्हारे डैड की भी तो ज़िंदगी है ना, और तुम्हें पहले उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। उनकी इसमें खुशी है और उन्हें भी तो जीने का हक़ है ना। माना कि उन्होंने तुम्हें अपनी बच्ची की तरह पाला है, माना है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपने प्यार को भूल जाए। यशी, पहले आप मुझे साफ साफ बताएंगे और मैं क्यों अपने डैडू के खुशियों के बीच में आऊँगी? मुझे तो खुशी होगी उन्हें की लाइफ में कोई स्पेशल चीज़ आए या फिर स्पेशल कुछ हो उनकी लाइफ में। आप मुझे क्लियर बताएंगे तब तो। त्रिशम, तुम्हें पता है तुम्हारे डैडू, तुमने देखा होगा वो रात भर किसी के फ़ोटो को हाथ में लेकर रोते रहते थे। यशी, हाँ, वो किसी लेडी की फ़ोटो थी और मैंने अच्छी तरीके से नहीं देखा, पर वो बहुत खूबसूरत थी। वो तुम्हारी कृतिका बुआ थी। व्हाट? एक सेकेंड, वो दोनों तो भाई बहन है ना। बुआ डैडू नहीं, जो तुम्हारे डैडू हैं वो अभिमन्यु दादाजी के फ्रेंड के बेटे हैं और उनकी फ्रेंड उनके यहाँ ही काम करते थे और उनके पिता की डेथ हो गई उनके काम में ही, तो तुम्हारे दादाजी ने उन्हें ऐसे ही मुंह में ही गोद ले लिया और वो उन्हें बचपन से ही पिताजी कहते थे और तुम्हारे पापा के साथ वो रहते थे और सब उन्हें अपना छोटा भाई ही मानते थे। साथ में रहते रहते बड़े होते होते कृतिका बुआ और रमन अंकल को एक दूसरे को से प्यार हो गया और ये प्यार दोस्ती हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदला उन्हें पता भी नहीं चला और उनका इरादा तो यही था कि वो अपने घर वालों को बताएंगे और उन्होंने तुम्हारे डैड और मॉम को ही बताया हुआ था। पहले तो तुम्हारे डैड ने थोड़ा नानुकुर किया कि लोग क्या कहेंगे घर में से, तो पर तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे डैड को समझा दिया और तुम्हारे डैड भी रमन अंकल से बहुत प्यार करते थे और तुम्हारी मॉम भी रमन अंकल को बहुत ज़्यादा मानती थी, जिसकी वजह से वो दोनों मान गए और कृतिका बुआ से भी वो दोनों बहुत प्यार करते थे। ये बात उन दोनों को पता थी और वो दोनों बात करने वाले थे अभिमन्यु दादाजी से इन सब चीज़ों के बारे में। तब तक उनके साथ वो इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से तुम 7 महीने की थी तभी तुम्हारा बर्थ हो गया और तुम्हारी हालत बहुत सीरियस थी। एक पल के लिए तो लगा कि तुम मर चुकी हो, बट कृतिका बुआ ने उस बच्ची को उठाया और उन्हें पल्स चेक की तो उन्होंने देखा कि ये बच्ची ज़िंदा है। तो उन्होंने रमन अंकल से कहा कि वो इसे इतनी दूर ले जाए
जहाँ पर इंडिया का कोई इंसान इसे छू भी ना पाए, और वो यहाँ कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि हालत बहुत सीरियस हो चुकी थी। अगर गलती से भी तुम्हारे दुश्मनों को पता चलता है कि तुम कहाँ हो, रमन अंकल तुम्हें लेकर गए हैं, तो वो लोग रमन अंकल के साथ साथ तुम्हें भी ढूंढ कर जान से मार देते। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था उन लोगों के लिए कि वो लोग तुम्हारी जान बचाए, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है, तुम इस रियासत की मलिका हो। तुम नहीं जानती तुम्हें बचाने के लिए कितने लोगों ने अपनी जीवन, अपनी लाइफ, अपना प्यार, कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारी मॉम का सपना था कि तुम एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनो। तुम्हारे डैड का सपना था कि वो तुम्हें बहुत पढ़ाए, तुम्हें बहुत ही शांत बनाए, वो अपनी तरह तुम्हें स्ट्रांग बनाए, क्योंकि तुम्हारी मॉम बहुत मासूम थी, वो हर किसी की बात में बहुत जल्दी आ जाती थी। इसलिए रमन अंकल ने तुम्हें वैसा ही बनाया जैसा तुम्हारे मॉम डैड चाहते थे। उन्होंने तुम्हें बहुत पढ़ाया भी, तुम्हारे अंदर कामनेस भी डाली, तुम्हारे अंदर प्यार करने एक दिल भी प्यारा डाला, ताकि तुम अपनी मॉम की तरह शांत प्यारी हो। और उन्होंने तुम्हें लड़ना भी सिखाया, उन्होंने तुम्हें प्यार करना भी सिखाया, उन्होंने वो हर चीज़ सिखाई जो तुम्हारे मॉम डैड चाहते थे। पर इन सब में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गए, पर वो पूरी तरीके से अपने प्यार को नहीं भूल पाए। और अब जब उन्हें मौका मिला है तो फिर कोई क्यों उन्हें रुकावट बने। इसलिए हम उनकी शादी करवा रहे हैं। कृतिका बुआ तो नहीं मान रही थी शादी के लिए, पर फिर हम लोगों ने उन्हें मनाया कि ज़िंदगी लोगों का काम है बोलना, लोग बोलते रहेंगे। अब लोगों का देखकर अपनी ज़िंदगी तो नहीं छोड़ सकते ना। अब आपके पास मौका भी है तो आप कर लो शादी। तो वो बहुत मेहनत से मानी है, और उन्हें बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट मैरिज करेंगे, पर नहीं। उनका सपना था कि वो बहुत ग्रैंड वेडिंग करें, उनका सपना था कि वो लहंगा पहने, वो क्या क्या जो सपना था वो सब रमन डैडू जानेंगे। वो सपना पूरा करना चाहते हैं। यशी की आंखों में तो आंसू आ गए थे सब जान के कि क्या उसकी ज़िंदगी के पीछे इतना बड़ा सच है। उसे बचाने के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी सेक्रीफाइस की है, उसे बचाने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए रमन डैडू ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया। उन्होंने अपना प्यार 20 सालों तक छोड़ दिया। 20-21 सालों तक वो बस फ़ोटो देख कर रोते रहते थे। यशी भी जानती थी उनके अंदर का तकलीफ़। वो चाहते थे कि वो शादी कर ले। उसने बहुत बार फोर्स किया, यहाँ तक कि वो इतना चाहती थी कि वो अपने टीचर्स को भी ले आती थी कि मेरे डैड से शादी कर लो। और वो लोग मान भी जाती थी, क्योंकि आफ्टर ऑल रमन अंकल थे इतने हैंडसम, वो बहुत ही अच्छे दिखते थे। पर रमन अंकल मना कर देते थे, और वो कभी कभी थोड़ा मोड़ा गुस्सा तो करते थे यशी के ऊपर कि वो यशी अच्छी हरकतें ना किया करे। और उन्होंने यशी के दिमाग में ये डाल दिया था कि अगर वो ऐसे किसी और से शादी कर लेंगे तो वो उन्हें और यशी को अलग कर देगी, वो उन दोनों का एक साथ रहना नहीं पसंद करेगी। धीरे धीरे ये सारी बातें यशी के दिमाग में बैठती गई और वो ये सब करना छोड़ दी। पर वो जब बड़ी हुई तब उसे पता चला कि शायद ये सब रमन अंकल इसलिए करते थे ताकि वो लड़कियों को घर लाना छोड़ दे, वो अपने डैड की हर जगह बताना छोड़ दे कि मेरे डैड को शादी करनी है, ये सब बताना छोड़ दे, और यशी अपने करियर पर ध्यान दे, अपने काम पर ध्यान दे, इसलिए करते थे। फिर भी यशी ने थोड़ी बड़ी होने के बाद यशी ने कहा था उनसे कि वो शादी कर ले, पर उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अब उनकी उम्र हो गई है। अब यशी को समझ में आ रहा था कि क्यों उन्होंने शादी नहीं की, जबकि इतनी खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आते थे उनके लिए। कॉलोनी की कितनी सारी लड़कियां उन्हें पसंद करती थी, फिर भी वो शादी के लिए हाँ नहीं कहते थे। अब यशी को बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि क्या वो क्यों नहीं समझ पाई कि रियलिटी क्या थी इन सब चीज़ों के बीच की, कि उसकी वजह से रमन डैडू ने उन्होंने अपना प्यार छोड़ दिया। यशी को बहुत बुरा लग रहा था कि क्या उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, इस प्रॉपर्टी की वजह से उन मॉम डैड को भी मार दिया गया, अब उन्हें रमन डैडू को भी उनके प्यार से अलग कर दिया गया। यह सब चीज़ें यशी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। और त्रिशम ने यशी को अकेले में ये सब इसलिए समझाया क्योंकि वो जानते थे कि यशी ऐसा ही रिएक्ट करेगी। यशी तो बहुत ही रोने लगी थी। त्रिशम को यशी को संभालना मुश्किल हो गया था, इसलिए वो रमन अंकल को बताते हैं कि यशी की हालत, और वो निकल जाते हैं सिंघानिया मेंशन के लिए। और रमन अंकल भी घर पहुंच जाते हैं
और उन्होंने किसी और को नहीं बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो कृतिका जी और कोई ये सब बताकर उन्हें स्ट्रेस कर दें, क्योंकि वो पहले ही चाहती थी कि ये सब ना हो। उन्हें ऐसा लगेगा कि उनकी वजह से यशी की ये हालत हो गई है। पर रमन अंकल जानते थे कि यशी की हालत ऐसे क्यों हुई है। उन्होंने पहले भी सोचा कि वो यशी को ये बात बता दे कि वो किसी और से प्यार करते हैं, पर उन्होंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो जानते थे कि यशी उन्हें लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव है। वो जानती है यशी उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। और जब यशी को ये पता चलेगा कि उनकी खुशियों के बीच यशी आ रही थी, तो यशी पता नहीं अपने साथ क्या कर लेगी। इसलिए उन्होंने ये बात कभी यशी को नहीं बताई थी। अब उन्हें बुरा लग रहा था कि उन्हें खुद सामने में यशी को ये बात बतानी चाहिए थी, सामने उन्हें रहना चाहिए था। अब पता नहीं यशी की क्या हालत हो गई है। वो भी घर पहुंचते हैं। यशी बेहोश हो गई थी। कुछ दिन में डॉक्टर आती है, यशी की चेकअप करती है और डॉक्टर कहती है नहीं, कुछ सीरियस बात नहीं है, कुछ थोड़ा मोड़ा सदमा लगा है इन्हें, इसकी वजह से ये बेहोश हुई है। कोशिश करिए कि इन्हें आप हैप्पी रखें, इन्हें कोई स्ट्रेस माहौल ना दें और इनके फूड इंटेक पर ध्यान दें। ये थोड़ा लापरवाही कर रही है खाने पीने में। और बाकी सब इंटरनल जो रिपोर्ट्स है वो कल आ जाएंगी। इतना कहकर डॉक्टर चली जाती है। अभी यशी को भी होश आ गया था और यशी के सामने रमन जी और एक तरफ से सब बैठे हुए थे। कृतिका जी आते हैं अंदर और कृतिका जी को ऐसा लग रहा था कि ये सब उनके वजह से हुआ है। उन्हें भी सब बात पता चली थी कि यशी बेहोश हो गई थी। अब उन्हें बुरा लग रहा था कि क्या उनके वजह से उनकी भतीजी के साथ ऐसा हुआ। यशी तो कितनी प्यारी है, वो भी यशी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो कभी नहीं चाहेंगे कि यशी को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम्स उनकी वजह से हो। इसलिए वो यशी के पास जाकर रोने लगती है कि वो कहने लगती है आई एम सॉरी। वो कहने लगती है रमन जी को, मैंने कहा था ना रमन, हमें नहीं करनी चाहिए शादी। देखिए ये क्या से क्या हो गया है। आई नो मेरी वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, तो ठीक है मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं इतनी दूर चली जाऊँगी आप लोगों से कि मैं कभी भी इंडिया में वापस नहीं आऊँगी। रमन जी उनके मुंह पर हाथ रख देते कि नहीं, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं। इतनी मेहनत से तो हम मिले हैं, आप हमसे दूर जाने की बातें कर रही हैं। माना कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारी एज हो गई है, पर प्यार की कोई उम्र नहीं होती, आप जानती हैं ना। और यशी आपकी वजह से उसे प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उसे इसलिए प्रॉब्लम हुई कि मैंने ये उससे बात उसे इसलिए नहीं बताई। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से हम दोनों अलग हुए, इसलिए यशी की हालत है। यशी भी उन्हें समझाती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है बुआ। वो बहुत खुश है कि आप दोनों को एक दूसरे का प्यार मिल गया, दोनों फिर से मिल गए। वरना अगर यशी को बाद में ये बात पता चलती और अगर वो दोनों को मिला नहीं पाती तो उसके दिल में बहुत बड़ा गिल्ट रह जाता कि उसके वजह से दो प्यार करने वाले अलग हो गए, दो प्यार करने वालों की शादी नहीं हुई। ये यशी के अंदर गिल्ट रह जाता। यशी अच्छा अब आप रोइए मत। आप अब रोएंगी तो आपके चेहरे के आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे और आपके ऊपर मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज़ आप रोइए मत। और मैं आपको बताऊँ, आपको ना पेस्टल कलर का लहंगा पहनना चाहिए, वो आपके ऊपर बहुत ही प्यारा लगेगा। रमन जी हाँ देखो, अब हमारी बेटी ने भी कह दिया कि आप लहंगा पहनेंगी तो आपका लहंगा फाइनल है। हम नहीं जानते भाई, हमें आपको लहंगे में देखना है। कृतिका जी रमन आप भी कैसी बेशर्मों वाली बातें करते हैं, बच्चे हैं यहाँ पर। अरे बच्चे तो क्या, शादीशुदा बच्चे हैं और ये सब पता है। इतना कहकर चारों हंसने लगते हैं। यशी को बहुत अच्छा लग रहा था अपने डैडू को इतना खुश देखकर। हाँ वो उन्हें पहले भी हंसते हुए देखती थी, पर उन्हें वो पहली बार इतना दिल से मुस्कुराते हुए देख रही थी।